ओके, तो स्वागत है आप सबका फिर से जो हमारी CCNA वाली जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है 65 क्वेश्चन एंड आंसर इंटरव्यू क्वेश्चंस की। तो लास्ट ये वीडियो रहने वाली है और इसमें हम देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। मेंशन व्हाट डज द क्लॉक रेट डू। क्लॉक रेट का कंसेप्ट अभी थोड़ा सा अगर आप CCNA 200301 के हिसाब से देखें तो नहीं मिलेगा आपको, बट यस आई वुड इंक्लूड कि ये अक्सर पूछ लिया जाता है। जैसे अभी मैंने ये टोपोलॉजी दिखाई है आपको, राउटर्स वैन लिंक में जुड़े हैं हमारे सीरियल लिंक्स के थ्रू, देख पा रहे हैं। तो सीरियल जो लिंक्स हैं इनमें आपको क्लॉक रेट देनी पड़ती है। देखिए इथरनेट अगर लिंक्स हैं वहाँ पे क्लॉक का कोई इश्यू नहीं है। देखिए जब आप नॉर्मल घर पे राउटर भी यूज़ करते हैं ना, वाईफाई राउटर या मॉडेम या DSL, तो उनमें कुछ चीज़ें ना ऑटो कॉन्फ़िगर रहती है। जैसे आपकी वहाँ पे DHCP है, आपका नेट है और आपका क्लॉक रेट है। पर ये जो एंटरप्राइज राउटर्स हैं हमारे, इनके अंदर आपको क्लॉक रेट मैनुअली कॉन्फ़िगर करनी पड़ती थी। अभी तो क्या है कि ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेते हैं और आपका उठा लेते हैं क्लॉक रेट। बट यस अगर आपको करना है क्लॉक रेट तो वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, देखिए सीरियल 2/0 इस पे जाइए एक बार ज़रा। और अच्छा, इस वाले क्वेश्चन का स्कोप आई थिंक मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं इतना डिस्कस करूं। उसके लिए कोई सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे कि क्लॉक रेट का सिर्फ काम बताना है। क्लॉक रेट सीरियल जो लिंक्स हैं वैन के, उसमें दो राउटर को सिंक करवाती हैं ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर पाएँ। सोचिए आपने OSPF चला दिया या BGP रन कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी कनेक्टिविटी नहीं आ रही। समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपने हो सकता है क्लॉक रेट नहीं दी थी, तो वो सिंक नहीं हो पाएंगे। तो ये काम किसका है? क्लॉक रेट का। फिर हमसे बोलता है कि TCP और UDP में क्या डिफरेंस है। देखिए ये बहुत बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको ज़रा। जो TCP है, पहले तो इनकी फुल फॉर्म आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ओके, और इसका प्रोटोकॉल नंबर याद रखिएगा। TCP आपका काम करता है प्रोटोकॉल नंबर 6 पे और जो आपका UDP है वो प्रोटोकॉल नंबर 17 पे। दोबारा बोलता हूँ, ये प्रोटोकॉल नंबर है, पोर्ट नंबर नहीं है। TCP और UDP पे बहुत सारी बाकी एप्लीकेशन रन करती हैं पोर्ट नंबर पे, जैसे टेलनेट है 23 पे है, DNS 53 पे है, लेकिन TCP UDP खुद अपने ही पोर्ट नंबर पे नहीं रन करेंगे, ये प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये रन करती है प्रोटोकॉल नंबर पे। जैसे OSPF है, वो एक प्रोटोकॉल है तो प्रोटोकॉल नंबर 89 पे चलता है, EIGRP आपका 88 पे चलता है। ऐसे ही आपका जो ये TCP है प्रोटोकॉल नंबर 6 पे और UDP 17 पे रन करता है। पहला डिफरेंस क्या है? TCP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और UDP कनेक्शन लेस है। इसका मतलब देखिए जैसे ही आप TCP के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट भेजना स्टार्ट कर देगा, नहीं। ये जो दोनों सेंडर और रिसीविंग साइड है, ये पहले कुछ पैरामीटर पे अग्री करेंगी और फिर उसके बाद डाटा ट्रांसमिशन स्टार्ट करेंगी। कैसे? जैसे ये पूछेगा, इसमें ना एक पॉइंट है विंडोइंग का। इट सपोर्ट्स विंडोइंग, इट डजंट सपोर्ट। मतलब क्या हुआ कि ये बोलेगा जो रिसीविंग साइड है अपने एंड को कि मैं एक टाइम पे मान लीजिए पर सेकंड 100 पैकेट्स या 100 सेगमेंट्स रिसीव कर सकता हूँ और प्रोसेस कर सकता हूँ। तो ये जो डिवाइस इधर वाला इसको बोलेगा कि आपका जो रेट है ट्रांसमिशन का वो 100 पैकेट्स या 100 सेगमेंट्स पर सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इनिशियली ये सब जो पैरामीटर अग्री किए जाते हैं ये सिर्फ TCP में है, UDP में ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रोसेस को बोलते हैं TCP 3-वे हैंडशेकिंग। ओके, तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड इसलिए बोली जाती है और ये ऐसी नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपका UDP में डाटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, दूसरा फ़ायदा क्या आता है? TCP में अगर मान लो ट्रांसमिशन या रिसीविंग के टाइम पे आपका कनेक्शन लॉस हो जाए ना, तो जो डाटा आपका लॉस हुआ था, जैसे कंजेशन वाली वीडियो में भी हमने बात की थी कि किसी भी लिंक की अगर बैंडविड्थ 100 Mbps है और उस पर आप 120 Mbps का डाटा भेजने की कोशिश करते हो, तो 20 MB जो ऊपर वाला था वो लॉस हो जाता है, राइट। और अगर TCP प्रोटोकॉल चल रही है तो वो 20 Mbps आपका दोबारा भेज दिया जाएगा, ये फ़ायदा है। UDP होती तो वो टोटली लॉस और वो रीट्रांसमिट नहीं हो पाता। ओके, और TCP में सीक्वेंसिंग चलती है। मान लो बड़ा जो डाटा था उसको डाटा यूनिट्स में जब आप डिवाइड करते हो, सीक्वेंस में रहता है, हर एक पार्ट के, हर एक सेगमेंट के साथ एक सीक्वेंस नंबर अटैच कर दिया जाता है। मान लो एक इमेज थी, उसको 15 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो ऐसे ऐड कर दिया जाएगा, पहले टुकड़े के साथ 1, दूसरे के साथ 2, 3, 4, 15 नंबर डाल दिए गए। अब वो हो सकता है कि 10वां टुकड़ा पहला रिसीव हो या फिर 5वां टुकड़ा बाद में जाए, ये तो चलेगा, लेकिन जैसे ही वो रिसीविंग साइड पे जाएंगे ना, वो रीअरेंज होंगे पहले वाले ऑर्डर में। समझ पा रहे हैं? तो ये किसकी ब्यूटी है? आपके TCP की।
तो यूडीपी में ऐसा नहीं है, जो ऑर्डर आप भेजते हो और रिसीव जो करोगे वो गारंटेड नहीं है कि वो सेम होंगे दोनों। ओके, तो टीसीपी में आपको पैकेट ट्रांसमिशन की गारंटी मिलती है। तो जैसा बोलते हैं टीसीपी क्या है, आपकी ट्रांसमिशन गारंटीड प्रोटोकॉल है, लेकिन यूडीपी बेस्ट एफर्ट देता है डिलीवरी के, बट गारंटी नहीं लेता कि सारा डाटा आपके करेक्ट फॉर्मेट में रिसीव होगा या नहीं होगा। ओके, बट टीसीपी गारंटी लेता है। ओके देन, तो टीसीपी पे चलती है आपकी ऐसी प्रोटोकॉल जहाँ पे आपको सिक्योरिटी की ज़्यादा नीड रहती है, जैसे कि मेल का जो भी सारा काम है, राइट, वर्ल्ड वाइड वेब का है। लेकिन यूडीपी पे चलती है ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आपको रियल टाइम आउटपुट चाहिए। जैसे आप वीडियो कॉल कर रहे हो, तो वीडियो कॉल में अगर आपको सामने वाले की इमेज नहीं दिखेगी, शक्ल नहीं दिखेगी, तो वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा ना आपके लिए। तो इस तरह के सारे जो भी काम हैं, जो भी आपकी एप्लीकेशंस हैं, वो सारे रन करती हैं आपकी वॉइप, जो स्पेशली आपका यूडीपी पे चलता है। ओके, ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ एडी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। बहुत एक जाना माना पैरामीटर है जब भी आप राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात करते हो। तो एडी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का मतलब ये है, मान लो एक राउटर के पास जब भी एक से ज़्यादा रूट हो सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, जैसे मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो मैं अंबाला से होके भी जा सकता हूँ और मैं मान लो हिसार से होके भी जा सकता हूँ। तो किधर से जाऊँ, डेस्टिनेशन एक है, रूट दो है, तो जिस भी रूट की एडी वैल्यू कम होगी ना, वो मेरा बेस्ट रूट माना जाएगा। तो इस तरह से सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए जो आपके दो रूट हैं, उनको अगर आपने तवज्जो देनी है, पहला बेस्ट और सेकंड बेस्ट, तो उस टाइम पे कौन सा पैरामीटर यूज़ किया जाता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ओके, ठीक है, तो देख लीजिए ये 8 बिट की वैल्यू है, 0 से 255। हर एक जो रूट होगा, OSPF का रूट है उसकी एडी वैल्यू अलग है, EIGRP का रूट है उसकी एडी वैल्यू स्टैटिक उसकी अलग है। तो मिनिमम जो लीस्ट एडी वैल्यू रहेगा वो आपका बेस्ट रूट माना जाएगा। ओके, फैंटास्टिक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ BGP। तो BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, देखिए ये वैसे हायर लेवल का क्वेश्चन है, बट यस आप ये बोल के छोड़ नहीं सकते इसको। अभी जैसे मैंने बोला था कि फ़िलहाल तो ऐसा टाइम है, आपको जितना भी पढ़े उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, पैकेज के हिसाब से और आपकी रेपुटेशन के हिसाब से। दूसरा देखिए BGP क्या है, आपका ज़्यादा डेप्थ में मिलेगा आपको CCNP में, बट यस इतना आपको ज़रूर पता रहना चाहिए क्या है और किस तरह की प्रोटोकॉल है, TCP पे चलती है या UDP पे, पोर्ट नंबर और इस तरह के थोड़ी बहुत चीज़ें आपको ज़रूर पता रहना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं आंसर की। BGP आपकी एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट को रन करती है। सिंपल, आप पहले तो इतना जान लीजिए, इंटरनेट जो चलता है वो आपके राउटर्स और प्लस BGP प्रोटोकॉल दोनों, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, तो जो राउटिंग के डिसीजन लेने हैं इंटरनेट पे वो कौन सी प्रोटोकॉल है, आपकी BGP। अच्छा, अब देखिए एक IGP था, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, जो OSPF, EIGRP और ये सब क्या थी आपकी IGP। फिर आपकी आती है EGP, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। IGP क्या करती थी, सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम के ही नेटवर्क को कनेक्ट कराती है। जैसे OSPF है वो एयरटेल के ही वर्ल्ड वाइड या इंडिया वाइड नेटवर्क को कनेक्ट करवाएगा। अब लेकिन मान लो एक AS है आपका एयरटेल ऑटोनोमस सिस्टम, एक अलग ऑटोनोमस सिस्टम है आपका वोडाफोन, दोनों को कनेक्ट कराना है। तो अब आप सोचिए इंटरनेट क्या है, मल्टीपल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का इंटरकनेक्शन ही तो इंटरनेट है। तो जब आपको मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क जोड़ने हैं ना, तो आपकी काम आएगी BGP। सिंपल सी बात एक, और ये याद रखनी है आपको। ठीक है, तो मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क कनेक्ट होते हैं BGPs के थ्रू, मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम कनेक्ट होते हैं BGP के थ्रू। ओके, और सिंगल एक ही आपके पास ये इंटरनेट की प्रोटोकॉल है और कोई इसके अलावा प्रोटोकॉल है भी नहीं आपके पास। पाथ वेक्टर है, अब इसका जो मैट्रिक में आप बोलते हैं ना कि रिप आपकी डिस्टेंस वेक्टर थी, OSPF लिंक स्टेट था, EIGRP हाइब्रिड है, तो ये जो BGP आपकी है ये पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल है। ओके, वेरिएंट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का। ओके, और ये आपका ट्रेडिशनल मैट्रिक फॉलो नहीं करती। जैसे OSPF में बोल दिया ना मैट्रिक बैंडविड्थ है, तो उसमें बैंडविड्थ ही रहती है हमेशा, और रिप में बोल दिया डिस्टेंस वेक्टर है तो डिस्टेंस वेक्टर पे ही काम करेगी। लेकिन BGP में बहुत सारी मैट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो, बहुत फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल है ये, आप अलग अलग तरह के डिसीजन लेने के लिए अलग अलग मैट्रिक यूज़ कर सकते हो, और उनको बोला जाता है, मैट्रिक्स को BGP की लैंग्वेज में बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। एक तरह से आप ऐसा याद रख सकते हैं।
ओके, तो अलग अलग आउटपुट लेने के लिए आप अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बीजीपी के अंदर। ओके देन, तो एक तरह से आप क्या बोलते हैं इसको, ये रीचेबिलिटी प्रोटोकॉल है राउटिंग प्रोटोकॉल से ज़्यादा। बहुत बेहतरीन एक लाइन है, आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। और एक और लाइन जो शायद मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की है वो ये है कि जो बीजीपी है वो टीसीपी पे चलती है पोर्ट नंबर 179 पे। एक पॉइंट क्लियर करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ, कि जो OSPF और EIGRP है वो दोनों अपना खुद का ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। देखिए दो चीज़ें आती हैं, एक प्रोटोकॉल यूज़ होती है कनेक्टिविटी के लिए, जैसे मैंने IP यूज़ की थी राउटेड प्रोटोकॉल, एक आप प्रोटोकॉल यूज़ करते हो उस कनेक्टिविटी वाले नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र के लिए, ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल, राइट। तो OSPF भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए TCP को यूज़ नहीं करता, खुद का अपना RTP रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है उसकी, राइट, जो यूज़ करता है प्रोटोकॉल नंबर 89 को। पर BGP का खुद का ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है, वो यूज़ करता है TCP को, राइट। और किस पोर्ट नंबर पे चलेगा फिर वो, जब TCP पे है तो BGP को तो TCP के लिए क्या हुई, एक एप्लीकेशन हुई ना, तो वो किस पोर्ट नंबर पे चलता है 179 पे, ये ज़रूर याद रखना है आपको। ओके देन, आई होप हमने इनफ क्लियर कर लिया है BGP के बारे में। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ईथर चैनल। तो एक सेपरेट अलग से ही हमारा टॉपिक है ये स्विचिंग के अंदर नेटवर्क एक्सेस में, कि ईथर चैनल क्या है। तो देखिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूँ इस टोपोलॉजी की हेल्प से। ये मान लीजिए स्विच है और ये सर्वर से जुड़ा है, तो 100 Mbps का लिंक है ये, ठीक है। पर मेरे को मान लीजिए ये 100 Mbps नहीं 500 MB की लाइन चाहिए, ये वाली, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिंक यूज़ करेंगे। अच्छा, सर्वर पे तो है ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए एक्चुअल में तो मैं कर सकता था सर्वर पे 5 लैन कार्ड लगा देता तो यूज हो जाता। तो इसके लिए मैं क्या करूं, ये लिंक का आपको बंडल दिखाता हूं स्विचेस के बीच में, राइट। तो देखिए इस स्विच से इस स्विच पे आपको अपलिंक चाहिए 500 Mbps का, पर सिंगल लाइन आपको दे रही है 100 Mbps का। तो इसलिए आपको ना जब बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए हो डिवाइसेस के बीच में तो आप मल्टीपल लिंक यूज़ कर लेते हैं। लेकिन STP एक प्रोटोकॉल है जो स्विच में चलती है लूप को रोकने के लिए। STP बोलती है कि बॉस जब भी आपके एक स्विच से दूसरे स्विच पे फ्रेम फॉरवर्ड करने लगेंगे ना और उसको एक से ज़्यादा रास्ता दिखा, इसका मतलब लूप बनेगा, वो घूमता रहेगा फ्रेम आपका, तो वो बाकी सारे रास्तों को ब्लॉक करेगी और सिंगल रास्ता छोड़ेगी आपके लिए। तो देखिए एक ही ग्रीन मिलेगा, बाकी सारे क्या आपके ये ब्लॉक हैं एम्बर या ऑरेंज कलर के। तो इसको ब्लॉक करना, इन सारे लिंक को जोड़ के, फिजिकल तो 5 लिंक है लेकिन वर्चुअली एक लिंक बनाना, ये कंसेप्ट आपका आता है ईथर चैनल। ओके, तो ये लेयर 2 पे भी आप कर सकते हो, लेयर 3 पे भी, जैसे राउटर टू राउटर भी आप बना सकते हो और स्विच टू स्विच भी बना सकते हो। लेयर 2 ईथर चैनल, लेयर 3 ईथर चैनल। तो अलाउज ग्रुपिंग है आपका, फॉल्ट टॉलरेंस देता है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो अगर ये एक लिंक डाउन होता है, सिंगल लिंक होता है मान लो इनके बीच में, और वही आपका लिंक खराब हो गया या पोर्ट खराब हो गया, इसका मतलब कनेक्टिविटी खत्म। पर मान लो अगर आपके मल्टीपल लिंक होते, एक डाउन होता तो बाकी लिंक से आपकी कनेक्टिविटी आती रहती, इसको बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस, राइट। और क्या फिर आपका हाई स्पीड लिंक बना सकते हैं आप इसके थ्रू, बिल्कुल। और ठीक है, आप ये पॉइंट पढ़ना ज़रा, आपको समझ आ जाएगा, एक्सप्लेनेटरी है ये, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बैकबोन जो नेटवर्क्स हैं आपके, राइट, जैसे सर्वर के साथ जुड़ना हो तो रिडंडेंसी, फॉल्ट टॉलरेंस एक तरह से सिमिलर टर्म्स हैं, तो उस टाइम पे प्रेफर ज़रूर करते हैं हम ईथर चैनल को। और अच्छा, इसमें क्या बोलता है, 8 पोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम एक चैनल के अंदर। मान लो आपने जैसे ये एक स्विच कनेक्ट किए ना, ऐसे 5 लिंक मैंने लगाए थे, आप ऐसे 8 लिंक यूज़ कर सकते हैं विद इन सिंगल ईथर चैनल लिंक। ओके, और कंडीशन क्या है, अच्छा कुछ और भी इसमें लिखा है क्या, हाँ ये कंडीशन की बात कर रहा था। इसमें जो आप लिंक यूज़ करेंगे ना, जैसे इधर अगर FA0/5 फुल डुप्लेक्स में है तो इधर वाली साइड भी फुल डुप्लेक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर हाफ और इधर फुल, नहीं, तो लिंक आपका ईथर चैनल नहीं बन सकता। ऐसे स्पीड में है, इधर स्पीड 100 Mbps है तो इधर 1000 Mbps आपकी नहीं हो सकती। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है ईथर चैनल के केस में। तो बेसिक आइडिया क्या है, मल्टीपल फिजिकल हार्डवेयर लिंक्स को जोड़कर सिंगल आपका हाई स्पीड वर्चुअल लिंक क्रिएट करना, दैट इज ईथर चैनल। ओके देन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे, और ये हमारा क्वेश्चन आता है VTP के रिगार्डिंग, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो एज सच तो VTP नहीं इंक्लूडेड है अभी लेटेस्ट एग्जाम में, बट यस इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो कैसे आंसर अगर आपको करना है वो देखिए। VTP क्या है पहले तो आप ये समझिए।
मान लो ये स्विच है और ऐसे ही आपके नेटवर्क में 100 स्विचेस और हैं, 200 स्विचेस और हैं, और इस सिंगल स्विच में आपको 15 वीलैन बनानी है, 20 वीलैन बनानी है। आप खुद सोचिए 200 स्विचेस में आपको हर एक में 20-20 वीलैन बनाना बहुत बड़ा टास्क है नेटवर्क एडमिन के लिए, काफ़ी टाइम लगेगा। आप क्या करिए, VTP यूज़ करिए। VTP क्या अलाउ करती है? VTP पहले याद रखिए कि सिर्फ सिस्को के स्विच में चलेगी, सिस्को की प्रोप्राइटरी है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल्ड रहती है, आपको इनेबल करनी पड़ती है अगर आप चाहें तो। ओके, अब आते हैं दोबारा से VTP। मान लो VTP क्या करती है, अभी आपको इनेबल करती है कि आप एक स्विच पे सारी VLAN का डाटाबेस क्रिएट कर दीजिए, VLAN ID बना दो, नाम दे दो, सब कुछ ओके। और VTP जैसे ही आप सारे स्विचेस पे रन कर दोगे और ये जो पोर्ट्स थे सारे स्विचेस को इंटरकनेक्ट कराने वाले, उनको ट्रंक बना दोगे, तो एक VLAN का डाटाबेस बाकी सारे स्विचेस पे अपने आप से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बार बार हर एक स्विच पे जाके आपको VLAN बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर यह ध्यान ज़रूर रखना है कि जो पोर्ट्स हैं वो आपको अलग अलग VLAN में मैनुअली ही ऐड करने पड़ेंगे, ये VTP खुद ऐड करके नहीं देगी। ओके, अच्छा, ये तो VTP का काम हुआ। फिर VTP के मोड्स आते हैं अलग अलग। VTP 3 मोड में काम कर सकता है, सर्वर, क्लाइंट एंड आपका ट्रांसपेरेंट। अच्छा देखिए, जो आपके मेन स्विचेस है ना, सिर्फ उन्हीं को आप इस एबल बना के रखिए, इस लायक कि वो VLAN बना सके, डिलीट कर सके, मॉडिफाई कर सके, राइट। तो ऐसे स्विचेस जो VLAN आपके बना सके, जिन पे आप VLAN क्रिएट कर सको, उनको बोलते हैं VTP मोड सर्वर वाले स्विच। बाय डिफ़ॉल्ट सारे स्विच VTP मोड सर्वर में ही होते हैं। कैसे चेक करते हैं? आप स्विच पे जाइए सेकंड मोड में और वहाँ पे कमांड चलाइए शो VTP स्टेटस, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग मोड कौन सा है आपका? सर्वर। इसको चेंज करना है अगर आपका, देखिए सर्वर में जब भी रहते हैं आप तो VLAN बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको मोड चेंज करना है, जैसे मैं बोलता हूँ VTP मोड और क्लाइंट में ले आता हूँ इसको, क्लाइंट का फंक्शन देखते हैं। VLAN बनाने की कोशिश करिए ज़रा, यहाँ पे आप 15 क्या लिखा है? नॉट अलाउड। तो क्लाइंट एक ऐसा मोड है जिसमें आप ना VLAN बना सकते हैं ना मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। फिर आप VTP का मोड चेंज करिए ज़रा, क्लाइंट की बजाय देखिए 3 मोड है, क्वेश्चन मार्क अगर आप करेंगे तो ट्रांसपेरेंट करते हैं तो मोड चेंज हो गया। कैसे चेक कर सकते हो? डू शो VTP स्टेटस से एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पे मोड चेंज हुआ मिलेगा। फ़ायदा फ़र्क क्या है इसका समझिए। आप VLAN बनाने की कोशिश करिए, यहाँ पे आपने VLAN बनाई, बन जाएगी, लेकिन इस वाले मोड में फ़र्क क्या है? एक बार मैं कंपेयर करता हूँ दोनों को, सर्वर और ट्रांसपेरेंट में। मान लो नेटवर्क में 10 स्विच लगे हैं, पहले स्विच पे सर्वर है और दूसरे पे क्लाइंट है, तीसरे पे ट्रांसपेरेंट है और बाकी सभी में सर्वर है। समझ पा रहे हैं? तो सर्वर की जो VLAN होंगी वो क्लाइंट पे भी जाएंगी और सर्वर पे भी जाएंगी, लेकिन ट्रांसपेरेंट वाले पे नहीं जाएंगी। समझिए आप ज़रा, सर्वर पे जो VLAN बनाएंगे वो सर्वर वाले VTP मोड वाले स्विच पे जाएगी और क्लाइंट वाले पे जाएगी, पर जो स्विच आपने VTP मोड ट्रांसपेरेंट में कॉन्फ़िगर किया हुआ है ना, उस पे नहीं जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपेरेंट वाले स्विच पे जो आपने VLAN बनाई वो लोकल रहेंगी सिर्फ उसी स्विच तक। वो जो VLAN डाटाबेस है ट्रांसपेरेंट वाले स्विच का, वो लोकल है सिर्फ उसी स्विच तक, ना तो ये अपनी VLAN किसी और को देगा और ना किसी और से लेगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आगे ट्रांसफ़र भी नहीं करेगा। मान लो ये आपका पहला स्विच है जिस पे सर्वर था, ओके, दूसरा स्विच आपने लिया है, ये ट्रांसपेरेंट लगा दिया, तो ये अगर ये सर्वर है और ये वाला सर्वर या क्लाइंट है, तो जो VLAN मान लो आपने 10 बनाई है यहाँ पे, तो वो यहाँ तक पहुँच जाएगी, इस वाले स्विच में आपको VLAN 10 मिलेगी ऑटोमेटिक, राइट। तो ये फ़र्क है ट्रांसपेरेंट और आपके सर्वर में। क्लाइंट में क्या है, आप बना नहीं सकते। मान लो ये क्लाइंट होता, ये आपका सर्वर था, ये आपका सर्वर था, तो क्लाइंट के थ्रू होके पास जरूर करेगी, कोई इशू नहीं है, राइट। और क्लाइंट अपने डेटाबेस में उसको अपडेट भी करेगा। मान लो ये बना नहीं सकता VLAN, लेकिन इसकी जो VLAN इसने बनाई थी 10, तो ये अपने डेटाबेस में ज़रूर अपडेट करेगा। इसमें शो VLAN ब्रीफ करोगे तो एक और VLAN आपको ऐड हुई मिलेगी, पर ट्रांसपेरेंट वाले में नहीं मिलेगी बॉस। वो ना किसी से VLAN लेता है ना देता है। क्लाइंट वाला VLAN की इनपुट लेगा पर किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली वो VLAN बना ही नहीं सकता। ओके, आई थिंक इनफ है। इसमें थ्योरी में आप देख लीजिएगा, कुछ अलग होगा तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ओके, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज HSRP।
सॉरी। देखिए HSRP एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बना के दिखाता हूँ। जल्दी से मैं टोपोलॉजी एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ वीडियो पॉज करके। ओके, तो देखिए ज़रा इस वाले टोपोलॉजी को एक बार ध्यान से। मान लीजिए कि एक जो कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसका राउटर है, एज राउटर है। एज राउटर समझते हैं, जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ओके, और ये क्या है आपकी ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मान लो एयरटेल है ये, ISP 1। अब इन्होंने कनेक्शन ले लिया, सिंगल कनेक्शन लिया है। ओके, पर क्या होगा, जैसे मान लो ये वाला जो लिंक था ये डाउन हो जाए, ये फाइबर थी और ये फाइबर कट गई, तो इधर तो कोई इंटरनेट नहीं चलेगा ना इस पर बॉस, समझ पा रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे कि सर फिर इसका मतलब ये होगा कि इस राउटर पे एक और ISP का कनेक्शन ले लो। मान लो एक और आपने ISP ली और वो मान लो ISP सेकंड है, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, आप कर सकते हैं बिल्कुल ऐसा। आपने ये कनेक्टिविटी ले ली है। अच्छा, केबल नहीं लगा सकता, मान लीजिए आपने ऐसा मान लिया, ये ISP 2 है, पर रिडंडेंसी आपने ISP की तो ले ली बैकअप, पर इस राउटर का क्या, अगर ये राउटर ही ख़राब हो गया तो गए ना दोनों लिंक आपके पास। तो इस वजह से आपके नेटवर्क में एज पे कम से कम 2 राउटर रहने चाहिए और 2 आपकी कनेक्टिविटी रहनी चाहिए ISP के, समझ पा रहे हैं। और दोनों अलग अलग राउटर पे, मिनिमम 2, बहुत सारे लोग तो ज़्यादा भी रखते हैं, बट एटलीस्ट 2 तो आपके पास होनी चाहिए। स्पेशली तब जब आपकी कंपनी में सारा काम इंटरनेट बेस्ड हो, तब तो आप इंटरनेट फेलियर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये क्या है, ISP 1 का पहला कनेक्शन लिया और ISP 2 से आपने, मान लीजिए ये आपकी जियो थी, इससे आपने दूसरा कनेक्शन ले लिया, तो वो भी एज राउटर था, ये भी आपका एज राउटर है। अच्छा, ये एज मैं ISP वालों की बात नहीं कर रहा, कहीं उससे कंफ्यूज ना करना आप। अब दोनों को इंटीग्रेट करवाना है आपको, लाना तो सिंगल नेटवर्क पे है ना, तो उसके लिए मैंने बीच में एग्रीगेट करने के लिए एक स्विच यूज़ कर लिया। इसका मतलब अब आप सेम नेटवर्क यूज़ करोगे, तो यहाँ पे आपको मान लीजिए आपने नेटवर्क में एड्रेस यूज़ किया प्राइवेट वाला 10 का, तो पहले पे 10.1 IP, और इधर देखिए अब आपको डिफरेंट नेटवर्क नहीं लेना क्योंकि स्विच के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो। 10.2 इस पे आपका चलेगा, 10.3, 10.4, और इस तरह से पूरा आप नेटवर्क यूज़ कर सकते हो। HSRP क्या इनेबल करता है, देखिए यहाँ पे इस राउटर में और इस राउटर में आपको HSRP इनेबल करनी पड़ेगी। HSRP क्या बोलती है कि अगर आपने HSRP नहीं चला रखा और आपका जो लिंक है वही चलेगा इंटरनेट जिसका आप गेटवे डालोगे। मान लो इस PC पे 10.1 गेटवे डाला तो आप एयरटेल का इंटरनेट यूज़ करोगे, इस PC पे आप 10.2 का गेटवे चलाओगे तो आप जियो का इंटरनेट यूज़ करोगे, ऐसा ही हुआ। पर मान लीजिए आपने हर जगह गेटवे यूज़ कर लिया 10.1, इस तरह से, समझ पा रहे हैं, हर जगह गेटवे क्या हुआ आपका 10.1, और ये 10.1 मीन्स ISP 1, और ये वाली लाइन होगी ख़राब आपकी, तो क्या आपके PC ऑटोमेटिकली ISP 2 से कनेक्टिविटी ले पाएंगे क्या? नो, क्योंकि गेटवे कौन सा है, वही है ना अभी तो जो HSRP है वो आपको ना एक वर्चुअल गेटवे देता है, दोनों राउटर को एक साथ यूज करता है, और जो आपने प्राइमरी कॉन्फ़िगर की हुई है लाइन वो उससे पहले चलाएगा। वो लाइन अगर फेल होती है तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरी लाइन पे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट किसका है, आपका HSRP का, और उसके लिए आपको एक अलग से वर्चुअल गेटवे, वर्चुअल राउटर बनाना पड़ता है इस तरह से। तो यस, आई होप ये क्लियर है आपको। देख लीजिए एक बार, ये कुछ हमने इसकी डिटेल भी लिखी हुई है यहाँ पे। तो सिस्को प्रोप्राइटरी है, अगर इसी का आपको सेम काम करना है यही, और राउटर आपके पास जुनिपर के है, सिस्को के नहीं है, तो VRRP एक प्रोटोकॉल है, सेम फंक्शनिंग है, सेम थ्योरेटिकल सब कुछ, बस वो ओपन सोर्स है। ओके, और कुछ इसमें ऐसा ठीक है, बाकी आप देख लेना। नेक्स्ट बात करता है कि कम्युनिकेशन में और ट्रांसमिशन में, थोड़ा सा सिली लगेगा आपको ये क्वेश्चन, बट यस यू शुड नो दैट, आपको पता रहना चाहिए। कम्युनिकेशन तो दोनों ही चीज़ों की बात करता है, रिसीव भी करना है डाटा और ट्रांसमिट भी करना है, कम्युनिकेट होना चाहिए बोथ वे, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेज है वो कन्वे होना चाहिए। ट्रांसमिशन मीन्स आपका 2 आता है, ट्रांसमिशन प्लस रिसेप्शन इज इक्वल टू कम्युनिकेशन, आप ऐसा बोल दो। तो ट्रांसमिशन क्या हुआ, सिर्फ डाटा ट्रांसफ़र करना, राइट, और रिसेप्शन मीन्स आपका सिर्फ रिसीव करना, और दोनों जोड़ दोगे तो वो कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस है। ओके, फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ पिंग। पहले आप देखिए पिंग पैकेट इंटरनेट ग्रोफर है या ग्रोपर, GROPER, आप देख लेना एक बार गूगल करके, राइट। तो एक यूटिलिटी है, कमांड लाइन है जो आपको नेटवर्क में 2 डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी चेक करवाती है, रीचेबिलिटी चेक कराएगी।
पिंग में अगर आपको रिप्लाई आता है तो इट मीन्स दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी है, और नहीं आता है तो नहीं है। जैसे 10.3 और 10.4 के बीच में पिंग करा के देखिए ज़रा, मैं बताऊं। अगर आप आईपी दें यहाँ पे, ये 10.1 मान लिया मैंने, ज़रूरी नहीं है 3 यूज़ करें, और इधर आप 10.2 मान लीजिए। 10.2 दोनों के बीच में कनेक्टिविटी चेक करनी है तो आपको पिंग करना होगा। सी यहाँ पे जाइए, कमांड में जाइए और लिखिए, ये नॉर्मल वही है जो हम पीसी में यूज़ करते हैं, याद है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी चेक करना है तो आप पिंग करते हैं डीएनएस को 8.8.8.8 को। तो ये देखिए रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब आप कनेक्टेड हैं दोनों एक दूसरे के साथ। ओके देन, और इसमें क्या है आपका, किस प्रोटोकॉल पे काम करेगी, ये दोनों पॉइंट ज़रा ध्यान से याद रखिएगा। पिंग जो है प्रोसेस पे काम करता है, इको पे, लेकिन प्रोटोकॉल कौन सी है, आईसीएमपी। समझिए, पिंग काम करेगा आईसीएमपी प्रोटोकॉल और इको प्रोसेस। इको का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे, ये डिवाइस इसको बोलेगा 10.3 10.4 को कि हेलो। अब इसने हेलो रिसीव कर लिया और वापस से बोलेगा हेलो हाउ आर यू। दोनों एक दूसरे से के साथ दोनों तरफा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पिंग। ओके, तो ये इको है। जैसे आप बंद कमरे में या वादियों में, पहाड़ियों में जाके कुछ भी बोलें तो आपको अपनी आवाज़ वापस सुनाई देती है, तो ये एक तरह से पिंग का यही काम है। तो ये नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग के लिए और जो आपके फेल आते हैं लिंक्स, उनकी डायग्नोज के लिए बहुत बहुत यूज़ किया जाता है, पिंग और ट्रेस आरटी, ट्रेस रूट, राइट। तो गाइज यस, इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी ये वीडियो, ये वाली पूरी सीरीज़। तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। प्लीज़ आप बताइए कि मेरा काम, मेरे एफर्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं, और चैनल की प्रोग्रेस अभी तक कैसी है तो आपके साथ ही। बट यस, अगर आपको कोई और वीडियो सीरीज़ ऐसी चाहिए है, कोई प्लेलिस्ट अगर आप चाहते हैं कि कुछ हम स्पेशली किसी और टॉपिक के ऊपर बनाएं, राइट, GNS3 है या फिर कोई वर्चुअल मशीन्स के ऊपर, VMware या वर्चुअल बॉक्स के ऊपर, तो यस यू कैन लेट मी नो एनीथिंग एंड वी कैन डू दैट। एंड यस, चैनल में सपोर्ट बनाए रखिए, अपने सर्कल में आप वीडियोज़ चैनल को ज़रूर फॉरवर्ड करिए। कोई ऐसा है जो आपके सर्कल में जो आईटी में, नेटवर्किंग में करियर बनाना चाहता है, ग्रो करना चाहते हैं, तो यस जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम हर रोज़ अपने चैनल पे आप तक पहुंचाते रहते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए एंड सिखाते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।